उस लड़की की अचानक मौत ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया था। उसके बाद शमशाद की शादी बड़ी सादगी से कर दी गई और उसके बाद वो अपने ससुराल भी चले गई। उसके कुछ दिन बाद ऐसे ही नॉर्मल दिन गुजरते गए, लेकिन एक रात को अचानक शमशाद की अम्मी यानी कि राहिल की अम्मी की नींद खुली। उन्हें पानी की बहुत जोरदार प्यास लग रही थी और उन्हें तभी गलियारे में से किसी के पांव घसीट के चलने की आवाज आने लगी। वो उठी और उठकर बैठ गई और सोचने लगी, इतनी रात को 1 बजे कौन पांव घसीटकर हमारे गलियारे में चल रहा है और आखिर कौन है ये बंदा जो इतनी रात को यहाँ पर है। साइमा और राहिल तो उसके कमरे में है और उनके शौहर यानी कि राहिल के अब्बू उनके बगल में ही लेटे हुए थे। तो वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ये कौन है। पहले तो उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं कोई चोर उचक्का तो घर में नहीं घुस आया, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत करके अपने पाँव में जोर दिए और उठी और उसके बाद दरवाजे के पास गई तो उन्हें दरवाजे के बाहर से ही पाँव घसीटने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से अच्छी तरह से लॉक था और उनका सहन भी ऐसा नहीं था कि कोई चोर उचक्का या कोई इंसान बाहर से कूद के अंदर आ सके। अब वो हैरान परेशान धीरे से दरवाज़ा खोलती हैं और बाहर झाँकने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक बाहर से प्रेशर से कोई दरवाजे को धक्का देता है और दरवाज़ा जोरदार आवाज़ से ऑटोमेटिक लग जाता है और राहिल की अम्मी का मुंह बच जाता है। जैसे ही दरवाज़ा जोरदार आवाज़ से लगता है तो इधर राहिल के अब्बू की भी नींद उस आवाज़ से खुल जाती है। वो अचानक घबराकर उठते हैं। जैसे ही वो उठते हैं और उठकर बैठकर सामने देखते हैं तो उनकी बेगम सामने अपने मुंह पर उंगली लगाए उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है। वो चुपचाप आकर उनके पास खड़े होते हैं और उसके बाद सरगोशी से उनसे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। वो सारा वाकया उन्हें बताती हैं। तो फिर उसके अब्बू दोबारा कोशिश करते हैं दरवाजे को खोलने की कि वो भी तो देखें कि आखिर मसला क्या है, लेकिन दरवाज़ा ताज्जुब की बात होती है कि बाहर से लगा हुआ होता है और अब वो दरवाज़ा किसी भी हालत में खुलने को राजी नहीं था। बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था और कुछ देर तक जोर आजमाई करने के बाद दोनों दोबारा अपने बेड पर आकर वापस लेट गए थे। लेकिन अब नींद उनकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी, क्योंकि ऐसा खौफनाक मंजर देखने के बाद कोई भी इंसान चैन और सुकून से तो सो ही नहीं सकता। वो पूरी रात इसी होने वाले अजीबोगरीब मंजर के बारे में बातें करते रहे और काफी मजाकमारी करने के बावजूद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर काफी देर बाद उन्हें नींद आ गई और फिर उस कमरे में उन दोनों के खर्राटे भी गूंजने लगे। सुबह नाश्ते की मेज पर दोनों एक दूसरे को चोर निगाहों से ऐसे देख रहे थे जैसे कि ये फैसला ना कर पा रहे हों कि उन्हें राहिल और अपनी बहू साइमा को रात वाला वाकया बताना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि ये दोनों राहिल और उसकी बीवी ये वाकया सुनकर खौफजदा हों। और फिर जब सुबह राहिल के अब्बू ने और उसकी अम्मी ने दोबारा दरवाजा खोलना चाहा तो वो बड़ी आसानी से खुल गया। उसके बाद काफी देर तक सोचने के बाद उन दोनों ने इस राज को राज रहने तक ही आफियत मानी। नाश्ता कर वो फारिग हो गए। उसके बाद राहिल अपने हस्बे मामूल नाश्ता करके हॉस्पिटल निकल गया और इधर साइमा घर के कामकाज करने में भी मसरूफ हो गई। नाश्ते करने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले गए। इसके बाद धीरे धीरे दिन गुजरते गए और अब राहिल के अब्बू की तबीयत नासाज होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना पड़ा। राहिल ने अपना हॉस्पिटल जहां वो काम करता था वहां पर ही आईसीयू में उन्हें एक बेड अलॉट करवा दिया और उनके इलाज का मुहैया अब शुरू हो चुका था। राहिल की अम्मी को अब कुछ दिन उसके अब्बू के पास ही रहना था आईसीयू वार्ड में ही, मगर घर की देखभाल और कामकाज के सिलसिले में उन्हें वापस घर भी जाना पड़ता था। उनके जाने के बाद राहिल ने एक मेल नर्स की खिदमत हासिल कर ली थी। उनके वालिद साहब की तबीयत के मुताबिक उन्हें 1 हफ्ता और अभी इसी हॉस्पिटल में एडमिट रहना था। रात के करीब 1-2 बजे के करीब उन्हें तहज्जुद के लिए उठना होता था और उनके मामूर के मुताबिक उनकी आंख खुद ब खुद ही उस वक्त खुल जाया करती थी। इस बार आंख खुलने के बाद उन्होंने बेड पर उतरने से पहले कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर उन्होंने वॉशरूम की जानिब अपने कदम बढ़ाए कि अचानक उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे बावर्ची खाने में कोई बर्तन खटका रहा हो। पहले तो उन्होंने इस बात को वहम समझा, लेकिन फिर अचानक उन्हें इसके पहले वाला वाकया याद आ गया जो कुछ दिन पहले उनके साथ गुजरा था। वो अचानक डर गई और डरते डरते उन्होंने बाहर जाने वाला दरवाजा खोलना चाहा तो अचानक वो यूं खुल गया जैसे दरवाजा खुला ही हो। ये देखकर उन्हें हौसला हुआ और वो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ झांकने लगी। बावर्ची खाना कॉरिडोर से जरा पास में ही था, मगर इसमें पैदा होने वाली आवाजें बाकायदगी से कमरे में सुनी जा सकती थी, इसीलिए शायद उन्हें वो आवाजें सुनाई दे गईं। राहिल और उनकी बहू का कमरा थोड़ा सा दूरी पर था, इसलिए उन्हें आवाज नहीं दी जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने खुद ही हिम्मत जमा करके बावर्ची खाने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो उसके नजदीक जाती जा रही थी वैसे वैसे वो आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगी थी। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई कचर कचर करके कोई चीज चबाने की कोशिशें कर रहा हो। पहले तो उन्हें यह लगा कि शायद बावर्ची खाने में कोई बिल्ली घुस आई है, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने अपना सर झटक दिया, क्योंकि बावर्ची खाने का दरवाजा उन्होंने रात को सोने से पहले खुद ही कुंडी लगाकर बंद कर दिया था और ऐसे में किसी बिल्ली का दरवाजा खोल के अंदर घुसना तो नामुमकिन ही था। यही सोचते हुए वो किचन के बिल्कुल नजदीक भी पहुंच चुकी थी। दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। अंदर से आने वाली आवाजें अब वाज़ेह सुनाई दे रही थी। उन्होंने खुद को दरवाजे के पीछे छुपाते हुए हल्का सा अपना सर अंदर की जानिब करके झांका और उसके अगले ही लम्हे उनके मुंह से इंतहाई भयानक चीख निकल गई
उफ खुदाया, ये क्या था? एक इंतहाई मकरूर शक्ल औरत थी जिसके सरकंडों जैसे बाल थे जो ऊपर की जानिब उठे हुए भी थे, और उसने लंबा सियाह चोगा भी पहन रखा था। उसके पैर और हाथों पर काले काले बाल भी थे और उसके सामने डीप फ्रीजर खुला हुआ था। उसमें रखा हुआ गोश्त जो महीना भर के लिए खरीदा जाता था एक थाल में जमा कर हमने रखा था, और वो भयानक सूरत की औरत बड़ी रग़बत से उस कच्चे गोश्त को खाने में मसरूफ हो चुकी थी, और गोश्त खाने से उसके मुंह से बड़ी अजीबोगरीब आवाजें भी निकल रही थी। वो कच्चा गोश्त तो ऐसे खा रही थी जैसे उसका मनपसंद खाना यही हो। उस औरत के तो तस्वुर में भी ना था कि रात को इस लम्हे में यहाँ पहुंचकर कोई उसका भांडा पूरी तरह से फोड़ देगा, मगर ये हो चुका था। उसने जैसे ही राहिल की वालिदा की चीख सुनी तो उसने मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा, और अगले ही लम्हे खुले दरवाजे से राहिल की अम्मी नीचे फर्श पर आ गिरी जैसे कोई आटे की बोरी नीचे गिरती है। राहिल की अम्मी के गिरते ही वो औरत जो खलाई मखलूक थी वो दांत कचकचाते हुए उधर की तरफ बढ़ी और एक झटके से डीप फ्रीजर का दरवाजा बंद करके तेजी से वो बाहर निकल गई। उसके अंदाज से मानो ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी की मुदाखलत बहुत ज्यादा बुरी लगी हो, मगर ना जाने किस वजह से वो बेबसी और गुस्से से तिल मिलाती हुई बाहर निकल गई। रात खत्म होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। न जाने कितने वक्त तक राहिल की अम्मी नीचे फर्श पर पड़ी रही। उनके चीख की गूंज पूरे घर में गूंज उठी थी, और शायद इसी वजह से राहिल घबराता हुआ नींद से उठा और बेतहाशा भागता हुआ उसकी अम्मी के कमरे की जानिब गया कि अचानक उसे देखा कि वो कॉरिडोर और बावर्ची खाने के दरवाजे के दरमियान बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। राहिल ने जल्दी से उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर उनकी बेहोशी पर कोई असर नहीं हुआ। परेशानी के आलम में राहिल को यह भी ख्याल नहीं आया कि अपने कमरे में अपनी बीवी की मौजूदगी का भी ख्याल कर ले, क्योंकि उसकी बीवी उसके कमरे में मौजूद नहीं थी कि इस वक्त वो कहाँ पर है और क्यों गई है। मगर अब उसे ख्याल आने पर उसने साइमा को आवाज़ें देना शुरू की, क्योंकि अम्मी को बिस्तर पर उठाकर ले जाना था तो उसके लिए एक इंसान की और ज़रूरत थी। तो एक दो आवाज़ें देने के बाद ही अगले ही लम्हे साइमा उसके सामने आ गई। राहिल इतना घबराया हुआ था कि उसने ये सोचना भी गवारा ना किया कि इतने 2 लम्हे में ही साइमा उसके सामने कैसे आ गई। हालांकि ऊपरी मंजिल से नीचे आने तक कम से कम 5 मिनट का वक्त लगना तो लाजमी ही था, मगर क्योंकि वो अपनी अम्मी की बेहोशी की वजह से इस कदर परेशान था कि उसने इस तरफ तवज्जो देने का सोचा भी नहीं। रात के इस वक्त वो उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय साइमा की मदद से उनके बेड पर ले आया। वो अब तक बेहोश थी। तभी राहिल ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के मुताबिक घर में मौजूद दवाइयों की वजह से उन्हें होश में लाने की कोशिश की, मगर ये देखकर उसे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि लाख कोशिशों के बावजूद भी उनकी बेहोशी से वो होश में ना आ सकी। ये देखकर उसने जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई, क्योंकि उसकी अम्मी की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो चुका था। 20 मिनट बाद एम्बुलेंस भी आ गई। राहिल पहले से ही बहुत बेचैनी से एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था। एम्बुलेंस की आवाज सुनते ही फौरी तौर पर वो जोरदार भाग दौड़ से बाहर लपका, और उसके बाद उन दोनों ने यानी कि साइमा और राहिल ने अपनी अम्मी को एम्बुलेंस में लिटाया, और उसके कुछ ही मिनट बाद वो दोनों अस्पताल पहुंच गए। राहिल के बाहर निकलते जैसे साइमा के मन की मुराद पूरी हो चुकी थी, और अगले ही लम्हे उसके खूबसूरत चेहरे ने एक भयानक औरत का रूप भी धार लिया। उसके हाथ और पांव काले बालों में छुप गए, उसकी आंखों की पुतली अचानक से सफेद हो गई और उसने फिर बदसूरत शक्ल इख्तियार कर ली, और उसके बाद उसने जल्दी से पूरे घर में घूमना शुरू कर दिया। उसका अंदाज कुछ यूं था जैसे कि वो पूरे घर में कुछ न कुछ तलाश कर रही हो, और उसके मुंह से बड़ी अजीबोगरीब और खौफनाक आवाजें निकल रही थी। मगर इस वक्त घर में उसके सिवा कोई और न था जो उसका यह भयानक रूप देख सकता था। इसी आसना में बाहर का दरवाजा बजा। हालांकि घर में तो घंटी भी लगी हुई थी, डोरबेल, लेकिन इसके बावजूद दरवाजे का खटखटाना इस बात की अलामत थी कि बाहर जरूर कोई बच्चा होगा जिसका हाथ दरवाजे की घंटी तक पहुंच नहीं पा रहा होगा, इसलिए उसने दरवाजा खटखटाया। ये सोचकर उस बदसूरत औरत के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर गई, और अगले ही लम्हे उसने दरवाजे की ओट में खड़े होकर बाहर का दरवाजा अचानक से खोल दिया। दूसरी तरफ हकीकतन बच्चा ही था, जिसके हाथ में एक प्लेट थी और उस पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था। वो बच्चा खड़ा हुआ था और गालिबन वो इस घर में कोई चीज देने ही आया था। दरवाजा खुलते ही वो अंदर आ गया और अगले ही लम्हे दरवाजा एक तेजी के साथ बंद हो गया। दूसरी तरफ खड़ी हुई उस बदसूरत औरत ने जल्दी से बच्चे को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो 6 साल एक बच्चा था जो अचानक इस अफ्ताद पर घबरा गया, और वो प्लेट उसके हाथ से छूटकर नीचे की तरफ गिर गई और उसमें मौजूद चावल जमीन पर बिखर गए। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।